नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट अर्थात क्लर्क के 1538 बैकलॉग पदों को भरने के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। इसमें सर्वाधिक 1219 पद अनुसूचित जनजाति, 207 पद अनुसूचित जाति और 112 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त तक स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है। राजस्थान में कमजोर मानसून और उर्वरक की भीषण किल्लत के कारण इस साल लक्ष्य की तुलना में 14.88 लाख हेक्टेयर कम खरीफ फसल बोई गई है। इसका सबसे अधिक असर बाजरा 40.25 लाख हेक्टेयर और गवार 20.89 लाख हेक्टेयर की बुआई पर पड़ा है। मध्य एशिया में युद्ध के कारण देश में आयातित डीएपी की आपूर्ति बाधित हुई है। प्रदेश में कृषि विभाग के पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होने के दावों के बावजूद विक्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं। किसान किल्लत और कालाबाजारी के कारण 266 रुपए बोरी वाला यूरिया 500 रुपए तक में खरीदने को मजबूर हैं। इसके अलावा कई किसान रबी फसल के लिए अग्रिम खाद खरीद रहे हैं, जिससे भी किल्लत बढ़ी है। केंद्र सरकार यूरिया और डीएपी आवंटित किए जाने के बाद भी अधूरी सप्लाई व कुप्रबंधन के चलते फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। जयपुर के सोडाला थाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में फर्जीवाड़ा करने वाले 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने परीक्षा में अपनी जगह बैठने के लिए अपने सगे छोटे भाई और तत्कालीन भिवाड़ी कांस्टेबल वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार यादव को डमी अभ्यर्थी बनाया था। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि 7 नवंबर 2020 को सोडाला के एक परीक्षा केंद्र पर जीआरपी अजमेर की परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने पहले ही छोटे भाई मनोज को गिरफ्तार कर लिया था और लगातार फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू को साइबर सेल की मदद से धर दबोचा। पुलिस सब आरोपी से पूछताछ कर इस परीक्षा फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से छानबीन कर रही है। राजस्थान के बैंकों में लाखों लोग अपनी गाढ़ी कमाई भूल गए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों की संख्या 48 लाख से अधिक है, जिनमें लगभग 3120 करोड़ रुपए जमा हैं, जिन पर कोई दावेदार नहीं आया है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन खातों की है जिनके खाता धारकों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को जानकारी नहीं रही या फिर अधूरे केवाईसी दस्तावेज और कम वित्तीय साक्षरता मुख्य वजह है। इसमें 62% खाते पुरुषों के और 38% महिलाओं के हैं। बैंकिंग नियमों के तहत 10 साल तक लेन देन न होने पर बैंक इस राशि को आरबीआई के फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे कोई भी वैध वारिस जरूरी दस्तावेज दिखाकर वापस प्राप्त कर सकता है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल को अपनी जांच जल्द पूरी करने का निर्देश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि कोर्ट पहले रिपोर्ट खुद देखेगा, जिसके बाद ही तय किया जाएगा कि इसे अन्य पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है और वह अदालत के प्रति जवाबदेह है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष के पास जांच से जुड़ा कोई सुझाव है तो वह सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में दे सकता है और जो उसे एसआईटी तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 3 सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। राजस्थान के राजस्व विभाग और राजस्व मंडल द्वारा एक ही दिन में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादलों की 2 अलग-अलग सूचियां जारी किए जाने से प्रशासनिक गफलत पैदा हो गई, जिससे राजस्व मंडल ने 157 तहसीलदार और 47 नायब तहसीलदार, जबकि विभाग ने 164 तहसीलदार और 49 नायब तहसीलदारों के तबादले किए थे, जिससे अधिकारियों और आम जनता के बीच असमंजस की स्थिति बन गई। इस गंभीर प्रशासनिक समन्वय की कमी का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने तुरंत कार्रवाई की
और राजस्व मंडल द्वारा जारी की गई सूची पर रोक लगा दी, जिससे अब केवल राजस्व विभाग की 164 वाली सूची ही मान्य होगी। इस घटना के बाद सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को केवल आधिकारिक सूचना के अनुसार ही कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तहसीलों में कामकाज प्रभावित न हो। जयपुर के महेशनगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर एक बुजुर्ग को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का झांसा दिया और व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजकर क्लिक करवाते ही उनसे बैंक खाते से बिना किसी ओटीपी के विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए 23,20,200 उड़ा लिए। देवी चिरंजीवी कॉलोनी निवासी पीड़ित सुनीश गोयल ने बताया कि 13 अगस्त को उनके पिता जगदीश प्रसाद के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें ठग ने फाइल खोलने को कहा था और कुछ ही देर में खाते से भारी रकम कटने के संदेश मिलने पर परिजनों को ठगी का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही महेशनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बैंक खातों के साथ साथ डिजिटल माध्यमों की तकनीकी जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान मतदान को प्रभावित करने के लिए लाई गई नकदी पकड़ने पर 24 घंटे में इसकी सूचना संबंधित कलेक्टर या अदालत को देनी होगी और ऐसे मामलों की जांच 1 साल में पूरी करनी होगी, जबकि ऐसे मुकदमे वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए दिशा निर्देशों में यह उपाय शामिल किए हैं। जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि यदि चुनावी अभिव्यक्ति का यह एकमात्र अवसर ही दूषित हो जाता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र का मूल सार खतरे में पड़ जाता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नकदी जब्ती पर 24 घंटे में सूचना देने, 1 साल में जांच पूरी करने, आयकर अधिकारियों को सूचना देने और हाईकोर्ट की मंजूरी जैसे कई कड़े निर्देश दिए हैं। जयपुर के जौहरी बाजार में ऑनलाइन भुगतान के जरिए ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां 5 ठगों ने एक दुकान से 600 ग्राम चांदी के सिक्के खरीदकर फोन पे के माध्यम से 5 बार में कुल 1,67,000 रुपए का भुगतान करने का झांसा दिया और दुकानदार अवधेश बंसल को फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर सिक्के लेकर फरार हो गए। अगले दिन एचडीएफसी बैंक से पता चला कि बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के चलते 1,66,000 रुपए होल्ड कर दिए हैं और खातों के साथ भुगतान मशीन भी ब्लॉक कर दी गई है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मानक चौक थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी सहायता से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग राउंड 1 के तहत एम्स संस्थानों में सीट आवंटन की प्रक्रिया के बाद प्रवेश की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और एम्स नई दिल्ली ने चयनित विद्यार्थियों के लिए रिपोर्टिंग शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 20 से 23 अगस्त के बीच सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक मूल दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जबकि 24 अगस्त को मेडिकल एग्जामिनेशन और फीस जमा होगी और 25 अगस्त को जनरल ओरिएंटेशन आयोजित किया जाएगा तथा एमबीबीएस पाठ्यक्रम की नियमित कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं एम्स संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों में जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं, जबकि एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं और एम्स नई दिल्ली की एडमिशन फीस हॉस्टल सहित करीब 5,356 रुपए है। लुधियाना के पौष इलाके खुमार मंडी स्थित मोबाइल मार्केट के क्लासिक गिफ्ट शोरूम में चोरों ने सब्बल से शटर उखाड़कर सैमसंग, ओप्पो और वीवो समेत करीब 100 महंगे स्मार्टफोन चुरा लिए और डिब्बे वहीं छोड़ गए। आज शोरूम मालिक योगेश खोसला जब दुकान पर पहुंचे तो घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके अनुसार रात के अंधेरे में पैदल पहुंचे 5 चोरों में से एक साथी अंदर घुसा और महज 20 मिनट में माल समेटकर फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना करने के बाद मालिक के बयानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर 5 संदिग्धों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है।